तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार, अब से कुछ घंटों के बाद यह तय हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही राज्यों में मतगणना ठीक कुछ मिनट्स के बाद में अब शुरू होने जा रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती इन दोनों ही जगहों पर होगी। दोनों राज्यों में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जहां पर आज जनता का फैसला सबके सामने आएगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और IBC 24 की भी पूरी तैयारी है। पल पल का अपडेट पूरी तरह से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इन 90 सीटों पर क्या परिणाम आ रहा है, जनता ने क्या फैसला सुनाया, एक्सपर्ट्स के जरिए, राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के जरिए हम लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला जनता ने आज दिया है दोनों राज्यों में क्या इशारा करते हैं। अभी आप दोनों तरफ देख रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का ये जो आप टैली देख रहे हैं, इस पर शून्य नजर आ रहा है और ये शून्य धीरे धीरे अब इसके बाद जब पोस्टल बैलेट खुलेंगे और उसके बाद जब एक एक कर EVM खुलना शुरू होंगी तो ये जीरो जो है उसके बाद अन्य अंकों में बदलना शुरू होंगे। सबसे तेज नतीजे आपके सामने रखा रहे हैं और नीचे देखिए स्क्रीन पर आपको VIP कैंडिडेट्स नजर आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या वो हरियाणा के हों। वो महत्वपूर्ण सीटें जो की सीट्स हैं, जहां पर सबकी निगाहें हैं, उन सीटों पर क्या परिणाम, यानी कि इस एक स्क्रीन पर सारा का सारा नतीजा पूरे विश्लेषण के साथ में आपको लगातार आज दिन भर मिलने जा रहा है। तो तैयार हो जाइए IBC 24 की इस पूरी टीम के साथ। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, चूंकि 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही यहां पर अब वोटों की गिनती का काम शुरू हो रहा है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पोस्टल बैलेट्स के खुलने के बाद में यहां पर EVM के खुलने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद एक एक कर रुझान मिलने शुरू होंगे। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और इसी काउंटिंग के साथ में ये जो आपने काउंटडाउन देखा, इसी के साथ दोनों ही राज्यों में मतगणना का काम शुरू हो चुका है। दोनों ही राज्यों में अब वोटिंग के बाद में अब मतगणना का काम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर की 90 और हरियाणा की 90 सीटों पर अब पहले पोस्टल बैलेट्स खोले जाएंगे और करीब 10 से 15 मिनट के बाद में फिर EVM खुलना शुरू होंगी और उसके बाद एक एक कर रुझान निकल के सामने आएंगे। सबसे पहले सटीक अंदाज में आपके सामने ये रुझान हम सामने रखेंगे। हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद कोई सरकार बनने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों राज्य। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा के चुनाव हुए और इसमें जम्मू रीजन की 43 और कश्मीर रीजन की 47 सीटें हैं। तो जम्मू और कश्मीर को मिलाकर कुल मिलाकर वोटिंग करीब 64% के आसपास हुई। हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। हालांकि हरियाणा में 2019 के विधानसभा के चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा। अब यह कम वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है, ये जब आज नतीजे निकल के सामने आएंगे तभी पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये कि स्ट्रांग रूम्स खोल दिए गए हैं और इसी के साथ अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती का काम शुरू हुआ है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। 8 बज चुके हैं। दोनों ही राज्यों में मतगणना का काम शुरू हो चुका है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फटाफट एक बार आपको हम कुछ की जो नेता हैं जिनकी आज किस्मत दांव पर लगी है बता दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के लाडवा से मैदान में हैं। इनके सामने मेवा सिंह की चुनौती, जो वर्तमान में वहां के विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में, दावेदार के रूप में इन्हें लगातार देखा जा रहा है। वो मैदान में है गढ़ी सांपला किलोई सीट से और इनके सामने मंजू हुड्डा नाम की एक महिला को, महज 35 साल की महिला को मैदान में उतारा है और उनके सामने भी चुनौतियां भी होंगी कि किस तरह से यहां के नतीजे आते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला एलनाबाद से मैदान में है। जजपा जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला, जो कि इससे पहले डिप्यूटी CM की भूमिका इस राज्य में निभा चुके हैं, अभी इसी सरकार में, वो उचाना कला से मैदान में है। भाजपा के अनिल विज 6 बार के विधायक, लगातार पिछले 3 बार के चुनाव जीते हुए इस बार अंबाला कैंट से एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं और लेकिन इस बार उनके लिए चुनौतियां बड़ी कठिन बताई जा रही है। इसी तरह से OP धनखड़ बादली सीट से मैदान में है। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, पिछला चुनाव हार गए थे, नारनौंद से मैदान में है। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा कलायत से ये मैदान में है।
कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को इस बार मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला। विनेश फोगाट ओलंपिक का एक बड़ा चेहरा जो अपने ओलंपिक के पदक से चूक गई थी, लेकिन क्या आज यहां की जनता ने उन पर अपना फैसला सुनाया है, उन पर अपना भरोसा जताया है? ये आज तय होगा। जुलाना सीट से वो भी मैदान में है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की कुछ महत्वपूर्ण सीटों की बात कर लें। इल्तिजा मुफ्ती ये श्री गुफरारा और बिजबेहरा सीट से हैं और अपनी स्थापना के 25वें बरस में अस्तित्व में आई लड़ाई बीडीपी जो लड़ रही है उस पीडीपी का सबसे अहम चेहरा इस वक्त इल्तिजा मुफ्ती को बताया जा रहा है। इसी तरह से रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। ये नौशेरा से चुनाव लड़ रहे हैं और राजौरी जिले की नौशेरा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे इससे पहले। और पीडीपी से हक नवाज उनके सामने मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरिंदर कुमार चौधरी इनके सामने मैदान में है। इसी तरह से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चेहरा गांदरबल सीट से मैदान में है। बड़गांव में ये इलाका आता है और इनके सामने इशफाक अहमद शेख को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से सज्जाद गनी लोन ये भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया हैं, ये भी कुपवाड़ा सीट से मैदान में है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो चेहरे हैं उनकी ऊपर भी आज हमारी नजर रहेगी और इस वक्त आपको काउंटिंग स्थल से तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब वहां से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में वहां से रुझान भी निकल के सामने आने लगेंगे और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शून्य धीरे धीरे बदलना शुरू होंगे। और इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और गुलरेज शेख साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमित जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस दोनों राज्यों में चुनाव नतीजों को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे हरियाणा का दर्द का दशक का अंत होने जा रहा है और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके लिए लगा था और जनता चाह रही थी कि वहाँ पर परिवर्तन हो। और निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे अभी रिजल्ट आएंगे दोनों राज्यों में। एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। देखिए, हरियाणा का पहला रुझान हमारे पास में आ गया है और इस रुझान के तहत बहुत तेजी से रुझान बदल रहे हैं। 5 सीटों पर रुझान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती रुझान में 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भी एक रुझान हमारे पास में आ गया है। पीडीपी, माफ कीजिए, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो गठबंधन है उनके उम्मीदवार यहां पर 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। 6 हरियाणा में हो गया, 4 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस। बताइए, अपनी बात रखिएगा अमित जी। जी, निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा कि हरियाणा का दर्द का दशक का जो अंत था वो होने जा रहा है और कांग्रेस की आंधी आ रही है। और हमने पहले भी कहा था कि हाथ बदलेगा हालात, और निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर इस रण को लड़ रहा था और कांग्रेस वहाँ पर हरियाणा में जनता भी चाह रही थी परिवर्तन की आंधी। और निश्चित तौर पे इन दोनों राज्यों में मुझे लगता है आप जैसे ही रिजल्ट आएंगे दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। गुलरेज शेख साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े आशान्वित कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, एक तरफ गठबंधन वाली और हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली। नहीं, कांग्रेस से हमारे मित्र ने अभी कहा कि कांग्रेस की आंधी आने वाली है, तो बताना चाहूंगा कि आंधी तूफान कोई अच्छी चीज नहीं होती और जनता कभी आंधी तूफान नहीं चाहती। जनता चाहती है स्टेबिलिटी रहे, जनता चाहती है खुशहाली रहे और दोनों राज्यों में खुशहाली वाले नतीजे आज आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक राज्य और बढ़ जाएगा, जम्मू कश्मीर का। हरियाणा हम रिटेन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर हम अपनी किटी में ऐड कर रहे हैं। क्या वजह लगती है गुलरेज शेख साहब आपको कि एक बार फिर से 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से वहां की जनता ने भरोसा जताया? क्या उम्मीदें, क्या ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आपको लग रहा है कि इस बार जनता बीजेपी के साथ एक बार फिर से जा रही है? देखिए, अगर हरियाणा विशेष की बात करें, जहां हमारी पिछले 1 दशक से सरकार है, तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, जिस प्रकार से चाहे सड़कों का नेटवर्क हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पुलों का नेटवर्क बनाया गया हो, चाहे बिजली को सुदृढ़ीकरण किया गया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाया गया हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलप की गई हो, तो ये सब चीजें लोग देखते हैं। और आप ये देखिए ना कि हरियाणा की यदि 1 दशक में हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उसमें जो है वो 60% का इजाफा हुआ है। वहीं हरियाणा की स्टेट जीडीपी को वन ऑफ द बेस्ट स्टेट जीडीपी की श्रृंखला में आप रख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, यही तो चाहती है जनता। बताइए अमित जी, वो कह रहे हैं कि काम हुआ है, इकोनॉमी बेहतर चल रही है, जीडीपी बेहतर चल रही है, राज्य में जो विकास के काम हुए हैं जनता उस पर भरोसा जताने वाली है, कांग्रेस सिर्फ सपने देख रही है।
देखिए, सपने तो जरूर देखना चाहिए और अभी मेरे काबिल मित्र ने कहा कि आप आंधी तूफान बिल्कुल ठीक नहीं होता, तो जब आप जीतते हैं तो कहते हैं मोदी जी की सुनामी आ रही है। तो और आपने जिस प्रकार से हरियाणा का भी व्याख्यान किया, मुझे बहुत खुशी होती कि आप जैसा बता रहे हैं, आप लगातार, मैं आपके साथ कई दिनों से डिबेट कर रहा हूँ, मैं आपको काबिल प्रवक्ता जरूर मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा को मैटर को लेके आप कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और तुम्हारे दावे किताबी है। अगर आप एक बार बीच में, चूंकि मैं बीच में लगातार रुझान आएंगे तो मुझे दर्शकों को रुझान भी लगातार दिखाने हैं। 13 सीट के रुझान आ गए हैं, 90 में से 13 सीट के रुझान हरियाणा के मिल गए हैं, जिसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और 6 सीटों पर जम्मू कश्मीर में हमारे पास भी इस वक्त फिगर आए हैं। 2 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। अपनी बात रखिएगा अमित जी। जी देखिए, चाहे हरियाणा की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, किसान भाई जो उनके साथ किया गया था वो उसे भूलने वाला नहीं है। अब जिस प्रकार से पहलवानों के साथ जिस प्रकार से किया गया था वो भूलने वाला नहीं है। युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिल नहीं रहा है। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लगातार अगर आप इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे थे तो आपको 9 साल बाद, 9.5 साल बाद अचानक से मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? और लगातार अगर आप इतना अच्छा वो काम कर रहे थे तो इस विधानसभा चुनाव में आपने उनका नाम और उनका चेहरे को उपयोग क्यों नहीं किया? तो लगातार जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी खुद ही वहां पर हार मान चुके हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में आप लोकसभा में देखेंगे, उन्होंने 7 रैलियां की थी और अभी उन्होंने सिर्फ 4 रैलियां की हैं। और वोट की प्रतिशत अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में 68.20% वहां पर वोट पड़ा था और 2014 में 76.13, 7% का डिफरेंस। मतलब आपके कार्यकाल में लगातार वोटर जो है वो वोट डालने ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब इस बार अगर आप देखेंगे तो लगातार मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैं खुद फरीदाबाद जो हरियाणा में है, मैं वहां का डीआरओ हूं, तो मुझे पता है कि वो 6 विधानसभा जो मैंने परसेंटेज में आपने जो आंकड़ा फिक्र रखा है, हमारे पास में जो आंकड़ा है उसके मुताबिक थोड़ा उल्टा है। 76 की जगह 67% नहीं, मैंने 2014 की बात की। 2014 की मैं 2014, 19 और फिर 2024 24 में 67.97। ठीक है, इस पर बातचीत करते रहेंगे। जो बात यहाँ पर कही है कि प्रधानमंत्री ने भी हार मान ली थी, जो बात यहाँ अमित जी कह रहे हैं, गुलरेज जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन स्क्रीन पर देखिए 19 सीटों के अभी तक रुझान आ गए हैं। शुरुआती बढ़त बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस आगे हो गई। कांग्रेस 10 सीट पर, 8 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन 4 सीटों पर आगे। यानी कि जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, शुरुआती रुझान उस तरफ इशारा करते दिख रहे हैं। लगातार 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीर क्या साफ होने लगी है, चूंकि बैलेट पेपर जो है उसकी फिलहाल अब इस वक्त काउंटिंग चल रही है और इसके बाद में धीरे धीरे अब ईवीएम खुलना शुरू होंगी और इसके बाद ये रुझान और भी पुख्ता तौर पर सामने आएंगे। अभी तक की जो तस्वीर सामने ये कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 11 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन सीटों पर 4 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 1 पर पीडीपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 6 सीटों पर आगे। हरियाणा में कुल मिलाकर अब तक 27 सीटों के रुझान हमारे पास में आए हैं, जिसमें से 10 सीटों पर इस वक्त 16 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई फिलहाल शुरुआती रुझान में दिख रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज साहब, ब्रेक में जाने से पहले यहां पर जो बात अमित जी ने कही थी वो ये कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पहले ही वहां पर हार मान ली थी, उनका निशाना प्रधानमंत्री जी को लेकर था। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार का हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि हरियाणा में हम बड़ी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, नंबर 1। और कश्मीर की बात करें तो जम्मू में मुझे लगता है कि हम 40 के आसपास सीटें जम्मू क्षेत्र में ला रहे हैं और कुछ सीटें हमको आएंगी वादी में भी। तो दोनों को मिलाकर हमारी सरकार आराम से बन रही है। अब जहां तक पीएम साहब की बात है, तो आप ये मत भूलिए कि दुनिया जो है आज के समय बड़ी ऐसी स्थिति से गुजर रही है जो इससे पहले कभी हमने नहीं देखी थी। तो और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देश को चूंकि उनको रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है आज कि हिंदुस्तान क्या करेगा। हम दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पे खड़ी हुई है और हम एक बैलेंसिंग पावर का रोल अदा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उन सब चीजों को।
अमित जी बताइएगा क्या कहेंगे इस पर। वो कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो है लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक में बढ़ी है, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी मेरे काबिल मित्र ने कहा कि इस बार हम जीत रहे हैं, तो क्या पिछली बार उन्होंने 11 सभाएं की थी तो उन्हें लग रहा था कि आप हरियाणा हारने जा रहे हैं। 2014 में आपका ही नारा था कि इस बार हरियाणा में मोदी सरकार। फिर आप 2019 में आपने कहा अब की बार फिर से हरियाणा में मोदी सरकार, और इस बार आपने कहा भरोसा दिल से भाजपा फिर से। मोदी जी गायब हो गए, मतलब आपने स्वतः ही अपने नेता को गायब कर दिया। ये हम कहां कह रहे हैं, आपका नारा बता रहा है कि भरोसा दिल से भाजपा फिर से। तो आपने 2014 में नैरेटिव क्या सेट किया था और आज क्या किया था, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दूसरी चीज, जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार में डबल एंटी इनकम्बेंसी है, और वहां पर जब हम लोगों से बात करते थे तो समझ में आता था, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि इस बार वहाँ की जनता ने किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और हरियाणा में विकास के लिए वोट दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे। मुद्दे क्या कहते हैं जिसको लेकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी गई, जिसको लेकर आप इतना आश्वस्त हैं कि आज जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से किसानों को परेशान किया गया, एमएसपी डिसाइड नहीं करते केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान, लगातार युवा जो है वहां पर उनको विदेश जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, विदेश जाना पड़ रहा है। कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि अपनी जमीन बेच के वो दूसरे देशों में नौकरी करने जा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये कहते थे हम रोजगार देंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल सरकार है। और तीसरा, महिलाओं का सम्मान, जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजों को देख के हरियाणा इस बार वोट करने जा रहा है। गुलरेज जी, क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि किसानों की एक बड़ी तादाद हरियाणा में है, 3 किसान कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में उसमें हरियाणा के किसान शामिल थे, जाट लैंड के रूप में जिसे जाना जाता है, उसके अलावा पहलवानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, इन सारे मुद्दों को जमीन पर उतारा गया, लगातार उसकी बात की गई। क्या आपको लगता है कि ये चुनौती बन सकता है? देखिए, इस प्रकार की बातें आपको स्मरण होगा कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तब भी ऐसी ही तमाम बातें की गई थी कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बुरी तरह से हार जाओगे और किसान तो आपको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, जाट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। ये सब बातें हुई थी। उसके बाद हमें नतीजे देखे थे, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये लोग टारगेट कर रहे थे उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के कमल खिले थे। वही हरियाणा में भी होने वाला है और उसके पीछे रीजन है। देखिए, इनके पास भी, इनका मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, वहां विपक्ष के पास कैडर है अपना, हरियाणा में अपना कुछ हद तक इनके पास कैडर है इनका खुद का। तो वो जो कैडर है ना, वो बड़ा मुखर होके कैमरेस को अट्रैक्ट करता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है और एक वातावरण निर्मित करता है, लेकिन वो वोट पे तब्दील नहीं हो पाता। हमारा वोटर, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा वोटर ज्यादा से इतना हुड़दंग किस्म का नहीं होता, साइलेंट वोटर होता है, लेकिन जब बटन दबाने की बात आती है ईवीएम पे जाकर, तो वो वोट करता है, जवाब देता है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिया था, वैसे ही नतीजे आपको नजर आएंगे आज भी। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर नतीजे उसी तरह के नजर आएंगे, जो कि मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी जब एग्जिट पोल्स की बातें हुई थी तो इसी तरह की तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन नतीजे उसके उलट आए। और गुलरेज जी का यही इशारा है कि हम लोग जब नतीजे सामने आएंगे फाइनल पूरी तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं। लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं और इस वक्त लगातार रुझान एक के बाद एक हमको मिल रहे हैं। कुल मिलाकर 90 में से अभी 49 सीटों के रुझान हमें मिल गए हैं, यानी कि आधे से ज्यादा। 24 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे, 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, यानी कि शुरुआती रुझान में काफी नेक टू नेक मुकाबला हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर 21 सीटों के रुझान अभी तक मिल गए हैं जम्मू कश्मीर पर, वहां पर भी नेक टू नेक मुकाबला। 9 पर बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 10 सीटों पर आगे। नतीजे, रुझान लगातार आपके सामने रख रहे हैं और साथ ही विश्लेषण भी लगातार करते रहेंगे। तो लगातार आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, अपडेट लगातार बता रहे हैं। अपडेट ये कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो रहा है, चूंकि मतगणना का काम चल रहा है। और इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर लगातार ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा की कुल मिलाकर 90 में से 70 सीटों के रुझान हमारे पास में आ गए हैं। और शुरुआती रुझान में
भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और 40 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के रुझान मिल गए हैं और यहां पर बहुत नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 15 सीटों पर बीजेपी और 18 सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे चल रहा है और यह फिगर अब बढ़ गया है। 21 पर बीजेपी, 24 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। यानी कि दोनों ही राज्यों में धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन काफी नेक टू नेक मुकाबला जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में कुछ तस्वीर साफ हो रही है और जो एग्जिट पोल्स तमाम अलग अलग आए थे, उन एग्जिट पोल्स के आधार पर ही यहां पर कम से कम तस्वीर बनती हुई लगातार नजर आ रही है। दोनों मेहमान यहां पर बने हुए हैं। गुलरेज शेख साहब, चूंकि सवाल वही था कि बहुत सारे इन सब जो मुद्दे उठाए गए थे जमीन पर, उन मुद्दों की वजह से यहां पर उसका असर देखने को मिलेगा, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो बाकी मुद्दे हो। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में खास तौर पर धारा 370 को लेकर एक जबरदस्त तरीके का अलग माहौल देखने को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार करती रही कि हमने इसे हटाकर वहां पर एक माहौल बदलने का काम किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में बकायदा इसको शामिल किया। किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? ये क्या देख रहा हूँ, ये इतना अहम नहीं है कि लेकिन ज्यादा अहम है कि वहां की जनता क्या देख रही है। और जनता समझती है कि कौन बेवकूफ बना रहा है, वो एनसी और पीडीपी कुछ भी डाल दे। क्या उनकी औकात है इतनी कि किसी प्रकार से भी उसको वापस ला सकते हैं? 370 पुराने इतिहास का एक पार्ट है और इतिहास में जा चुका है। ना कांग्रेस उसको वापस ला सकती है, ना पीडीपी एनसीपी ला सकती है। तो जनता ने भी, मुझे नहीं लगता कि उस चीज को बड़ा कोई ध्यान दिया है, तवज्जो दिया है, ना उसको वोटिंग प्रेफरेंस में रखा है। जनता ने वहां की जो वोटिंग की है, वो डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ है, एक पीस रिस्टोर हुआ है, जिस प्रकार से टूरिज्म में विस्तार हुआ है, और जनता भी समझती है इस चीज को कि अगर जम्मू कश्मीर को ठीक करने था तो कुछ बड़ा स्टेप लेने की जरूरत थी, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा वहां रुक चुकी थी कि एक बड़े झटके के बिना काम चलता नहीं। वो मोदी सरकार की ही कुव्वत थी, उसकी ताकत थी कि वो कर दिखाया, तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा खुशहाली वाला एक जम्मू कश्मीर बन रहा है। वहां की आवाम भी इस चीज को महसूस कर रही है। अमित जी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें खास तौर पर, जैसे कि हमने बताया कि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें धारा 370, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार बनती है तो उसकी बहाली होगी। कैसे देख रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर और बाकी जो तमाम चीजें, जनता क्या सोच रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलरेज जी की बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने बहुत सारे कामों को गिनाया। अगर उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर पूरी सीटों पे भाजपा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? अहम बात। दूसरी चीज़, आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में पहला विधानसभा चुनाव है और उसी प्रकार से यूटी बनने के बाद ये पहला चुनाव है और लगातार लद्दाख से हटने के बाद ये पहला चुनाव है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के मुद्दे वहाँ पर थे, अभी आप लगातार कई मुद्दों को आप गिना रहे थे, मुझे लगता है कि सबसे अहम मुद्दा वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ये सारी चीज़ों को देख के इस बार जनता वहाँ पर वोट करी है। और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपके ही उस पर टैली देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 24 सीटों पे है और काफ़ी आगे चल रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे हम प्रचंड बहुमत से कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे। और इनके जिस प्रकार से इन्होंने 10 साल 5 साल इन्होंने जो चुनाव नहीं कराया और उसके पहले, लेकिन लगातार अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सदन के भीतर तक, सड़क तक, सब जगह पर यह बात कहते रहे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बदल गए हैं, वहां पर विकास हो रहा है, लोगों में खुशहाली है और इसी को लेकर जनता वहां पर उनके पक्ष में इस बार फैसला सुनाने जा रही है। देखिए, ये तो हमेशा कहते हैं कि देश में खुशहाली है, लेकिन लगातार जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं इनकी सरकार चले जाती है। ये जुगाड़ तंत्र से तो सरकार बना लेते हैं, लेकिन जनता, अगर आप देख लीजिए, खुद आप दिल में हाथ रख के अगर सोचेंगे तो इस देश को इन्होंने 10 सालों में क्या देना था और क्या दिया, ये दोनों चीज़ों में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डिलीवर होना था, जो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे वो इन्होंने नहीं किए, उन सारी बातों को ध्यान में रख के वहाँ की जनता ने इस बार निकल के वोट किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप देखेंगे कि वहाँ की जनता विकास के लिए, वहाँ की जनता कश्मीर के विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन वहाँ पर रहे और लगातार जिस प्रकार से वहाँ की जनता को, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इन सारी बातों को लेके उसने
अपना वोट दिया है। और ये जैसे जैसे काउंटिंग स्टार्ट अभी आगे बढ़ेगी, आपको उन जो वो सीटें में उनका जो वोट है वो दिखेगा, उनका गुस्सा वहां पर दिखेगा कि जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया गया वो सारा उन्होंने गुस्सा अपने मताधिकार के प्रयोग से निकाला है। चीजें सामने होंगी और वोट शेयर कितना हो रहा है, सीटों में कितनी तब्दील हो रहा है, ये सब चीजें भी लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण सीटों के हमारे पास में रुझान अभी मिल भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से अपने उम्मीदवार जो निकटतम उम्मीदवार हैं मंजू हुड्डा, उनके मुकाबले इस वक्त आगे चल रहे हैं। जुलाना सीट पर भी सबकी निगाहें, चूंकि जुलाना से विनेश फोगाट को इस बार कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, ओलंपियन है और उन्हें वो भी अपनी सीट पर इस वक्त आगे चल रही हैं। और इसी तरह से आप उचाना कला की बात करें, उचाना कला में भी दुष्यंत चौटाला जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको इस बार यहां से मैदान में उतारा। तो दुष्यंत चौटाला अभी फिलहाल जेजेपी के जो नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में। तो कुल मिलाकर ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स भी लगातार निकल के सामने आएंगे। इन सब के बीच आपको हरियाणा की तस्वीर बता रहे हैं और हरियाणा में अभी की स्थिति महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर अभी यही नतीजों में तब्दील हुआ तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। चूंकि 47 है, वहां पर 46 जो भी पार्टी जीतेगी सीट वो सत्ता में आ जाएगी। और 47 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। 20 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन निगाह रखनी होगी जम्मू कश्मीर पर, काफी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। 90 में से 63 सीटों के रुझान अभी आ रहे हैं। बीजेपी 23 पर आगे, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 पर आगे, 3 पर इस वक्त पीडीपी आगे चल रही है और 9 जो हैं वो अदर्स। अब अदर्स की भूमिका, ऐसे तमाम जो नतीजे आते हैं उसमें अदर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और अदर्स में कौन कौन सी पार्टियां हैं, किस किस के साथ जा सकती हैं, अब तमाम तरह के गुणागणित तक बनने लगेंगे अगर यही नतीजों में तब्दील होता है। तो अमित जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर यही नतीजों में रहा जम्मू कश्मीर में तो सरकार बनाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कांग्रेस के लिए। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों जगह सरकार बनाने जा रहे हैं। और हरियाणा में अगर आप देखेंगे वो बीजेपी जो 20 में है वो 15 तक आएगी और अब तो हम मेजॉरिटी भी हमारे को मिल गई है। आप देखिए 47 हो गए। और रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टैली देखेंगे कि कितने लोगों ने किस किस के अलायंस के साथ चुनाव लड़ा है, मैं बड़ा दिलचस्प आंकड़ा कुछ बना के लाया हूं। कि इन-लॉज और प्लस बीएसपी ने 86 पे चुनाव लड़ा है और बीएसपी लड़ रही है 35 पे और ये लड़ रही है 51 पे। उसी प्रकार से जेजेपी प्लस आजाद समाज पार्टी का अलायंस है, 78 सीट पे कैंडिडेट इन्होंने उतारा है। आप 88 पे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 89 सीटों पे चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो लगातार जिस प्रकार आप देखेंगे जेजेपी 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अगर सारे आप फैक्टर को देखेंगे, मैंने जैसा कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा है, विचारधारा की लड़ाई है, डबल एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि कहते हैं हमेशा कहते हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, हम डबल विकास करेंगे। तो इस बार उल्टा है, डबल एंटी इनकम्बेंसी है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि मैंने जैसा कहा कि 9 साढ़े 9 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, अचानक से उसे हटा देना, उसके नाम का प्रयोग नहीं करना, मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो वो निर्णय था आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, वो गलत था। गुलरेज इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट, तोशाम सीट सबकी निगाह बनी हुई थी क्योंकि यहां से चचेरे भाई बहन आमने सामने थे, यानी कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों को यहां पर मैदान में उतारा था। बंशीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के परिवार के दोनों सदस्य हैं, अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस की तरफ से और श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दोनों आमने सामने थे, एक ही परिवार सदस्य। और यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये इस तरह की बड़े रोचक जानकारियां भी लगातार निकल के लगातार 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और मोटे मोटे तौर पर अभी शुरुआती रुझानों में तस्वीर साफ होती दिख रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक बड़े मैंडेट की तरफ आगे बढ़ रही है, 90 के 90 सीटों के रुझान आ गए हैं और 63 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 17 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से पीछे चल रहे हैं। मेवा सिंह जो स्थानीय अभी वर्तमान विधायक भी हैं, उनके खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से आगे चल रहे हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 86 सीटों के रुझान आ गए हैं और यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो इस वक्त बहुमत के पास पहुंच गया है, लेकिन बहुमत से अभी दूर है। बहुमत का आंकड़ा है 46 दोनों राज्यों में, 41 सीटों पर इस वक्त वो आगे चल रहे हैं।
दोनों मेहमान से फटाफट एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुलरेज शेख साहब बताइए, अब तो चूंकि तस्वीर बहुत हद तक लगभग साफ हो रही है, हरियाणा में 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त बढ़त बना चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये अभी बिल्कुल प्रारंभिक रुझान है और अभी इनको थोड़ा सा मुझे लगता है आधा पौन घंटा क्रिस्टलाइज हो जाने दीजिए, तब कुछ पिक्चर सामने आती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है चुनाव में कि शुरुआत में जो आधा एक घंटा होता है, उस एक घंटे में कुछ और होता है और उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति बन जाती है 10:30-11 बजे तक। तो मुझे लगता है अभी इसके ऊपर टिप्पणी करने से कोई सेंस नहीं है, इतना प्रारंभिक रुझान है ये, इसमें तो बहुत फेरबदल होता है 1-1.5 घंटे के अंदर। अमित जी क्या कहेंगे इस पर? अभी हालांकि फेरबदल होगा, अभी शुरुआती रुझान है, इसमें अभी इंतजार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, आप बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे अब तो क्रिस्टल क्लियर है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हरियाणा में 20 पे थी भाजपा, तो मैंने आपको कहा था कि वो 15 पे आएगी। देखिए 17 पे अभी ऑलरेडी आ चुकी है। इससे क्लियर है कि हरियाणा में और कश्मीर में कांग्रेस की लहर है। और हरियाणा में तो श्योर शॉट आप देखिए 63 सीट पे हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, अभी वेट करना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बात तो क्लियर है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो इस वक्त देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, हालांकि थोड़ा सा बदलाव हुआ है, हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब फिर से आगे हो गए हैं। पहले वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब लाडवा सीट से वो आगे हो गए हैं। मेवा सिंह इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनको छोड़कर सारे जितने मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जी गुलरेज जी बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि इसी प्रकार से बहुत टर्न अराउंड होता है इस समय। तो क्रिस्टलाइज होते होते मेरा एक अनुभव रहा है कि 11 बजे तक ये नतीजे क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। फिर आप मान के चलिए कि जो रहता है रुझान वो वही उसी दिशा में जाता है। अभी इसको कुछ सोचने से मतलब ही नहीं है, अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है ये। ठीक है, क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। 11 बजे तक का इंतजार करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेता की कह रहे हैं कि 11 बजे तक जो तस्वीर सामने आएगी वो फाइनल होगी। लेकिन अभी की स्थिति में हरियाणा में प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सबसे बड़ा दल बनता नजर आ रहा है, लेकिन जो मेन जादुई फिगर है 46 सीट का, उस पर अभी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर यही नतीजों में तब्दील हुआ तो ऐसे में अदर्स की और बाकी तो की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारी एक खास पेशकश और अपडेट लगातार जारी है। दोनों राज्यों के एक एक नतीजे, रुझान आपके सामने हम रख रहे हैं। बातचीत लगातार करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।